रारका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेनेसा कैपिटल के फाउंडर और सीईओ मार्केट महारथी सेगमेंट में, और पंकज मिड कैप स्मॉल कैप को बहुत ही आराम से नेविगेट करते आए हैं और अपना फंड चला रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। परसों स्मॉल कैप मिड कैप में एक थोड़ा फियर, थोड़ा जर्क दिखाई दिया था। आपका जो स्मॉल कैप मिड कैप सेंट्रिक स्ट्रैटेजी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है? क्या आपको भी वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं अब, या आपने अपना केयरफुली बना रखा है पोर्टफोलियो की, इतना महंगे स्टॉक लिया ही नहीं है? गुड मॉर्निंग अजय। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये निश्चित तौर पे अजय दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। अगर हम देखें अक्रॉस सेक्टर्स, स्मॉल कैप मिड कैप में मुझे लगता है एक फ्रॉथ या ओवर एग्जिबरेंस जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज बहुत हमने देखा है कि लास्ट 6 महीने का ये जो बुल मार्केट है, मार्च लो से जो चला है, इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स का अप्रिसिएशन 200-300% हो गया है। और जब हम लोग स्टॉक्स को फंडामेंटली देखते हैं तो हम ऐसा देखते हैं काफी सारे स्टॉक्स में हमें ऐसे प्राइसेस दिखाई पड़ते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि आज की तारीख में फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है। तो मेरा इन्वेस्टर्स को यही कहना रहेगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा केयरफुल या कॉशियस रहें। और मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आएगा आने वाले समय में। स्मॉल कैप मिड कैप में ये करेक्शन खत्म नहीं हुआ। हमने एक नीचे करेक्शन देखा था 2 दिन पहले, पर मुझे लगता है और करेक्शन बाकी है। जहां तक हमारी स्ट्रैटेजी का सवाल है, हम लोग हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक हमें उन कंपनियों के फंडामेंटल्स पे और बिजनेस के जो आने वाले नतीजे हैं 1 साल या 2 साल में, उसके ऊपर फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है। और जहां भी कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पे हमारे पोर्टफोलियो में हमें लगा कि स्टॉक्स के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, वहां पे हमने भी मुनाफा वसूली की है या प्रॉफिट बुकिंग की है। और हमने हमारे ओवरऑल सेक्टर का बीटा रिड्यूस कर दिया है पोर्टफोलियो का। तो अगर आप देखें हमारा स्मॉल कैप मिड कैप, तो नाउ वी आर रनिंग एट अ बीटा ऑफ अबाउट 0.85। मतलब इंडेक्स से हम 15 से 20% कम रिस्क चला रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। बिकॉज हमें भी लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक फ्रॉथ और वैल्यूएशन रिस्क है, जहां पे लॉट ऑफ स्टॉक्स आर सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू। बात आपने सही कही, अच्छी बताई आपने कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी संभल के रहे, गुंजाइश है थोड़े और करेक्शन की। मैं देख रहा था कि आपका व्यू आईटी की तरफ पॉजिटिव हो रहा है पंकज। आईटी में बाजार में लीडरशिप भी दिखा रहा है इस समय। आप मिड कैप या लार्ज कैप किस पोर्शन में ज्यादा बुलिश हैं? कौन से स्टॉक्स की तरफ ज्यादा आपका रुझान है? तो आपने एकदम सही कहा अजय। हम लोगों ने लास्ट पिछले 2-3 महीने में आईटी सेक्टर्स हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया, और जो एक हम लोग अंडरवेट चल रहे थे सेक्टर पे, अब हम लोग ओवरवेट हैं सेक्टर पे। तो हमारे ऐसा मानना है कि आप देखें तो पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर ने बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। एक फियर था कि यूएस में रिसेशन आ जाएगा और बिजनेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअल में यूएस में रिसेशन नहीं आया है, इसके बावजूद कि वहां पे इतने शार्प रेट हाइक्स हो गए हैं। इनफैक्ट इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। और हमें लगता है कि अब आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आने शुरू होंगे। बिकॉज इनके जो क्लाइंट्स हैं, यूएस क्लाइंट्स और ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी स्पेंडिंग फिर से शुरू कर दी है। और क्योंकि स्टॉक्स अभी भी 20 से 30% डाउन है जनवरी 22 के हाई से, तो वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हैं सेक्टर में। आईटी में हमें दोनों ही लार्ज कैप मिड कैप दोनों अच्छे लगते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप देखें तो हमारी ओनरशिप है कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में। और विद इन मिड कैप वी लाइक कंपनीज लाइक कोफोर्ज है, बिरला सॉफ्ट है। इस तरह की कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोजर है, एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड देम। एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी थी। अभी आपने कहा कि थोड़ा सतर्क रहिएगा मिड कैप में। मिड कैप में ना कुछ सरकारी मिड कैप कंपनियां भी हैं। मैं 4-5 के सिर्फ नाम एग्जाम्पल के तौर पर रख देता हूँ। एनबीसीसी, एनसीसी, एसजेवीएन, आईटीआई, एमएमटीसी। इनके अंदर भी एबनॉर्मल तेज़ी आई है। लेकिन लोग एक तर्क ये भी कहते हैं कि तो कई साल से नहीं चले थे, इसलिए अगर चल भी गए तो फिर क्या बड़ी बात है, क्योंकि इनका तो डीएनए भी चेंज हो रहा है। तो हमको 40% से डरना नहीं चाहिए, 60% से डरना नहीं चाहिए, 100% से डरना नहीं चाहिए। इस बात में कितना दम है, कितना तर्क में कितना दम है? देखिए, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि इन्वेस्टर्स खुद उन कंपनियों को थोड़ा सा फंडामेंटली समझ लें इन्वेस्ट करने के पहले। हम लोग जनरली बहुत ज्यादा पीएसयूज में नहीं इन्वेस्ट करते हैं। हम खाली सिलेक्ट पीएसयूज में वही इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन पीएसयूज की सेक्टर लीडरशिप है, और जहां पे एक अच्छा सीईओ बैठा है जो उस कंपनी को स्ट्रांगली ड्राइव कर रहा है।
क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा एक थोड़ा सा पीएसयूज के बिकॉज कुछ दूसरे ऑब्लिगेशंस भी रहते हैं प्रॉफिट मोटिव के अलावा, तो थोड़ा से शेयरहोल्डर्स इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एंड सेकेंडली वो एक कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। हालांकि अगर गवर्नमेंट जो कि हम सब मान रहे हैं अपना डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एक्सेलरेट करती है, तो मुझे लगता है पीएसयू में रीरेटिंग होगी। पर इसके बावजूद मेरा एडवाइस इन्वेस्टर्स को यही रहेगा कि ये सब जो कंपनियों के नाम आपने बताए, इसमें जरा भी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं है। ये खाली रिटेल एचएनआई के बाइंग मोमेंटम या फ्रेंजी पे ही चल रहे हैं। तो जब कभी भी बाजार में थोड़ा भी शेकआउट आएगा, ये सब कंपनियों में फॉल भी शार्प हो सकता है। तो मेरा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को कि बी केयरफुल इन ऑल दिस कंपनीज, एंड थोड़ा सा आप फंडामेंटली उन कंपनियों को समझ लें। इन्वेस्ट करने पैसा लगाने के पहले थोड़ा सा आप अपना समय लगाएं और उसको थोड़ा सा समझ लें। मॉर्निंग पंकज, क्योंकि अब Q2 की तरफ हम देख भी रहे हैं बाजार, कौन सी पॉकेट्स है जहां से आपको लगता है अच्छी अर्निंग्स आ सकती है? Q1 ने भी कई सारे स्पेसेस में इनफैक्ट सरप्राइज ही किया पॉजिटिवली, ज़्यादा अपग्रेड्स है डाउनग्रेड्स की जगह, हालांकि म्यूटेड सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी, लेकिन कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर रूरल डिमांड वो भी थोड़ी सी सॉफ्टी थी, क्या वहाँ से कोई सरप्राइज आ सकता है? Q2 से कौन से सेक्टर्स के चलने की उम्मीद है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स? तो जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है प्रियंका, हमें लगता है कि एक फार्मा सेक्टर के काफी अच्छे रिजल्ट है फर्स्ट क्वार्टर में, और ये अब यहाँ से जारी रहेंगे। तो Q2 में भी फार्मा के रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि फार्मा में जो प्रॉफिट डीग्रोथ चल रही थी पिछले 2 सालों से, वो हमारे पीछे है, और यहाँ से कंपनियों में हेल्दी ग्रोथ आएगी। और हमें लगता है आईटी के रिजल्ट्स में भी एक इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा Q2 से। हालांकि बड़ा इम्प्रूवमेंट उनके Q3 रिजल्ट से दिखेगा, पर Q2 से इम्प्रूवमेंट शुरू होगा, हमें दिखाई देगा। और इसके अलावा मुझे लगता है इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर, जिसके रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे पिछले एक्चुअली 6 क्वार्टर से, उनके रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर्स में भी स्ट्रांग रहेंगे, पर हैविंग सेड दैट वो एक सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस फिलहाल के लिए काफी रिच हो गए। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें 2 साल में, तो बैंक्स और कैपिटल गुड्स हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। तो मुझे लगता है कि अगर टर्नअराउंड के हिसाब से देखें या डेल्टा चेंज देखें, तो एक आईटी और फार्मा में डेल्टा चेंज बड़ा दिखेगा। रूरल डिमांड आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, थोड़ी सी वीक रही है, तो वो थोड़ा सा हमें लगता है कि वो जो पिकअप होगी वो Q3 से दिखेगा, बिकॉज ये फेस्टिवल सीजन अब सितंबर से शुरू होगी। एंड होपफुली जो हमें इनिशियल फीडबैक मिल रहा है कंपनियों से और ऑन ग्राउंड चैनल चेक से, कि ये फेस्टिवल डिमांड में हमें फेस्टिवल सीजन में हमें एक डिमांड रिवाइवल दिखना चाहिए। पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है Q3 में दिखेगा, बिकॉज ये फेस्टिवल सीजन इस बार दिवाली भी थोड़ा लेट है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो Q3 के नतीजों में दिखेगा, Q2 में नहीं दिखेगा। ओके, ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से एनालिसिस करके बताया आपने, थोड़ा सतर्क भी किया है मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, और वो सतर्कता निवेशकों के काफ़ी काम आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।